तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, नेक्स्ट चैप्टर। आप लोगों को वॉइस आ रही है? क्लियर है वॉइस? तो शुरू करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को। फोरियर सीरीज के नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, और उसकी कहानी जो है वो फोरियर सीरीज से कनेक्टेड ही है। और ये अपने आप में बड़ा चैप्टर होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ अपन वीक्स निकालेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, ये एक अलग रिदम में है, ये अलग सिस्टम है। पार्ट टू बोलते हैं इसको। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन 2 आवर्स की क्लास लेते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्टाइल है, बात समझ में आना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब तक फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये था। आप जानते थे कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को लिखने का तरीका होता है एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन ई की पावर प्लस जे एन ओमेगा नॉट टी, वेयर सी एन होता है 1/T0 माइनस T0 बाई टू से T0 बाई टू एफ टी की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। नाउ अब टी नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया टी नॉट सी एन, तो ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू का, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फंक्शन एफ ऑफ जे एन ओमेगा नॉट। क्यों? टाइम टी तो सर कांस्टेंट हो जाएगा जब आप लिमिट लाओगे ए से लेके बी तक। फाइनाइट इंटीग्रेशन करने से क्या होगा कि सर फंक्शन टाइम का नहीं रहेगा। अब ये फंक्शन टाइम में नहीं रहेगा तो किस में आएगा सर? तो सर अब आप ये बोल सकते हो कि टी तो माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू रखने से हट जाएगा। अब फंक्शन जे एन ओमेगा नॉट का है। हालांकि ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बट ठीक है, जे एन ओमेगा नॉट का फंक्शन बोल सकते हैं इसको, जो कि टी नॉट इंटू सी एन के बराबर होगा। ना अब अगर ऐसा है तो हम बात कर रहे हैं अपीरियोडिक सिग्नल में क्या होना चाहिए। देखिए, जो वो बंदा, जो इंसान जो इस सब्जेक्ट को बना रहा है, उसके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं फोरियर सीरीज बताने के बाद, क्योंकि हर चैप्टर की एक स्टोरी होती है। और वो स्टोरी ही अपने आप में एक अच्छा खासा टाइम लेती है, जिसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट फिर भी आप थोड़ा सा फील लीजिएगा। उसने बोला कि यार अब हम फोरियर सीरीज बनाना सीख गए, अब हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को एक सीरीज में रिप्रेजेंट करना सीख गए। तो क्या सिर्फ ये पीरियोडिक फंक्शन तक ही काम करेगा? क्या ये अपीरियोडिक फंक्शन पे काम नहीं करेगा? तो उसने दिमाग लगाया, उसने सारा काम धाम मैथ्स करता रहा, और पता चला कि हमको ये तो पता है कि अपीरियोडिक सिग्नल के लिए टी नोट टाइम पीरियड हम इन्फिनिटी लेते हैं। अगर आप टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, तुमको पता है फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। आपको इंटीग्रेशन की कंडीशन भी पता है। जब न्यूटन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की खोज की थी, तो उसने बताया था कि जो एन ओमेगा नोट है, एन जहाँ की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, और ओमेगा नोट जो कि गोज टू जीरो जा रहा है, तो वो अपने आप में एक नया वेरिएबल पैदा कर देगा, ओमेगा। वो कह रहा था न्यूटन कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चलते हैं, लेकिन आपकी जो स्टेप है, विड्थ है, वो गोज टू जीरो है। तो ऐसे आपकी चलने वाली फंक्शन को हम बोलेंगे कि नया वेरिएबल है। आप कंटिन्यूस एक वेरिएबल में काम कर रहे हैं, और ये वेरिएबल होगा एक नया ओमेगा। तो एन ओमेगा नोट कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ओमेगा के अंदर। तो सर ये जो फॉर्मूला है एफ जे एन ओमेगा नोट, वो बन जाएगा एफ जे ओमेगा। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है एफ पीरियडिक सिग्नल का, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि बाई टू करने से कुछ नहीं होगा। एफ टी की पावर माइनस एन ओमेगा नोट को हमने ओमेगा बना दिया, तो एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यही फेमस फॉर्मूला हो गया आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ये डेरिवेशन की तरह आपको बता दिया मैंने। इट इज नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्म। इट इज नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? नाउ अब आपने इक्वेशन, सॉरी, आपने इक्वेशन 1A भी देखी थी। ये इसमें चले जाते हैं। इसमें सी एन की वैल्यू को अपन ने देखा था यहाँ पे, टी नोट सी एन इक्वल टू एफ जे एन ओमेगा नोट। तो सी एन कितना होगा? एफ जे एन ओमेगा नोट अपॉन टी नोट। तो मैंने वही किया, ये जो फंक्शन है इसमें सी एन को रख दिया एफ जे एन ओमेगा नोट अपॉन टी नोट। टी नोट को अपन अब अगर टू पाई बाई ओमेगा नोट रखते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ टू पाई बाई ओमेगा नोट। अब इस फंक्शन से भी हम काम करते हैं, और हम बोलते हैं कि अगर यही फंक्शन अब पीरियोडिक सिग्नल के लिए काम करेगा, तो ये जो एफ ऑफ टी का फॉर्मूला निकलता हुआ आ रहा है ऊपर से, ये जो एफ ऑफ टी का फॉर्मूला निकलता हुआ आ रहा है ऊपर से,
ये अब पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी वापस वही चीज हो जाएगी। ओमेगा नोट डी ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। टी नोट जहां आ रहा है वो इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो ओमेगा नोट डी ओमेगा को अप्रोच करेगा, और एन ओमेगा नोट एक नए वेरिएबल ओमेगा को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ टी इक्वल्स टू होगा 1/2 पाई बार ले लीजिए, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एफ ऑफ जे ओमेगा बनेगा e की पावर प्लस जे ओमेगा टी, एंड ओमेगा नोट को हम डी ओमेगा लिखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये फॉर्मूला आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। अब जो जानना है आपको वो है ये फाइनली कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन आया वो ये है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये है कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के फंक्शन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। इसको बहुत से लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एफ ऑफ टी और एफ ऑफ ओमेगा है, एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है। अगर मैं आपसे कभी भी बोलता हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, इसका ये मतलब है कि आप टाइम डोमेन के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो समझ जाना कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई फंक्शन होगा उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक डोमेन से दूसरे डोमेन में कन्वर्ट करना। स्पेशली यहाँ टाइम डोमेन फेमस है, तो टाइम डोमेन से किसी दूसरे डोमेन में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे हम टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी खोज है ये। मतलब यहाँ से अब मैंने सीखा है कि अच्छा, टाइम डोमेन के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला मेरे लिए तैयार है। और ये इतनी बड़ी खोज है कि मुझे अब एक नया डायमेंशन मिल गया है काम करने का। आपको थोड़ा सा मैं फील देने के लिए बताता हूँ। अगर मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की खोज नहीं थी, तो मैं पहले अगर कभी किसी को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं ये बोलूंगा लोगों को कि शाम को 6 से 7 पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं कि कोई कॉल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कॉल करना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक टाइम के अंदर केवल एक ही इंसान कॉल कर पाए। आपको पता है वो एक टाइम के अंदर, इवन एक सिटी के अंदर, इवन एक नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क ऑपरेटर एयरटेल के अंदर अलग, जियो के अंदर अलग, एक ऑपरेटर के अंदर हजारों कॉल जा रहे होते हैं। तो इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट काम नहीं हो रहे हैं, वो एक नया डायमेंशन है जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट चल रहा है। पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसी कनेक्टेड है आपस में, और वो फ्रिक्वेंसी की रेंज में काम चल रहा है। और टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको इस तरह से काम कर रहा है, जबकि वापस आने के लिए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशली अब मुझे ये भी जानना है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ लगता है। कभी कभार बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ लगता है, कहाँ लगाना चाहिए। तो उसके लिए बड़े ध्यान से समझिएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ लगेगा। तो उसके लिए देखिए, फ्रॉम डिरिचलेट कंडीशन, फ्रॉम डिरिचलेट कंडीशन। सर ये क्या होता है, इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी बात नहीं की थी फोरियर सीरीज के अंदर। डिरिचलेट कंडीशन कहता है कि अगर आपका जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है, इसका ये मतलब नहीं कि वो फोरियर सीरीज में एक्सप्रेसेबल होगा। उसने कहा कि स्पेशली 3 कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपका जो फोरियर जो फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, उसका एक टाइम पीरियड के अंदर इंटीग्रेशन करूं तो ये इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ से कहानी ये आएगी कि जो आप सी एन निकाल रहे हैं ना, ये इसका मैग्नीट्यूड कभी किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। आप इसको यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आप बस काम की रिजल्ट को याद रखें। हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं डिरिचलेट कंडीशन। ये लास्ट में हम देखते हैं एक बार के लिए, कुछ लोग स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, हम लास्ट में देखते हैं फोरियर सीरीज के। और वहां मैं ये बताता हूँ कि किन किन फंक्शंस का वास्तव में फोरियर सीरीज निकल सकता है। सबका निकल सकता है अगर पीरियोडिक है तो। एक्सेप्शन 3 ही है, और वो सब तीनों एक्सेप्शन अपने अभी तक काम में नहीं आए क्या, नहीं। तुम जितने भी फंक्शन जानते हो उनमें तो नहीं है। स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ट्रेपेजोइडल वेव, सॉटूथ वेव, साइनसोइडल वेव, और वो तो ऑब्वियसली इन सब में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये जितनी भी वेव्स है, इन सब के अंदर आपका फोरियर सीरीज एक्सप्रेसेबल है। अगर ये पीरियोडिक है तो पक्के से फोरियर सीरीज एक्सप्रेसेबल है। लेकिन ये कौन सी होती है, जैसे ये है मोड ऑफ सी एन, अगर आपका इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा हो। सर मतलब जैसे कि अगर आपको एग्जांपल जानना हो,
तो देखिए, मैं ले लेता हूँ कोई फंक्शन एफ ऑफ टी, 1/t, 0 से लेके 1 तक, और पीरियोडिक है, टाइम पीरियड कितना है इसका 1, मतलब ये पीरियोडिक है। ये कुछ ऐसी डिजाइन है, तो आपको पता है 1 पर तो इसकी वैल्यू 1/t की वैल्यू 1 आएगी, एंड ये पीरियोडिक है। अब देखने में तो ये पीरियोडिक है, लेकिन ये फोरियर सीरीज एक्सप्रेसेबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर ये इस रूल को ब्रेक करती है कि इसका जो इंट्रेक्शन करूं मैं एक टाइम पीरियड में, तो इन्फाइनाइट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका इंट्रेक्शन इन्फाइनाइट हो रहा है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन ही इन्फाइनाइट हो रहा है। टी इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन ही इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इसका इंट्रेक्शन तो इन्फाइनाइट होना ही होना है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये है कि इसके अंदर एफ टी में हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा इसमें फाइनाइट होने चाहिए, मतलब इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमा मिनिमा फाइनाइट होना चाहिए। लाइक आपको पता है साइन वेव, इसके अंदर एक टाइम पीरियड में वन मैक्सिमा है, वन मिनिमा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल साइन 1/t, 4 0 से 1, ऐसा कोई फंक्शन ले लिया जो रिपीट हो रहा है हर वन टाइम पीरियड के बाद, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली कैसे नजर आएगा? टी इक्वल टू जीरो पे साइन इन्फानाइट है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार ये मैक्सिमम मिनिमम कॉल करता हुआ है। ऐसा, उसके बाद फिर से ऐसा। क्यों? क्योंकि सर ये आप यूं देखो ना, टी इक्वल टू जीरो को, टी इक्वल टू जीरो पे साइन इन्फानाइट है, साइन इन्फानाइट की वैल्यू पता ही नहीं, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वेरी कर सकती है। और कितनी बार वेरी करेगी हमको ये भी नहीं पता, कितनी बार वेरी करेगी हमको ये भी नहीं पता। इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा इन्फानाइट आएंगे, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा आएंगे आपके टी इक्वल टू 1 तक पहुंचने से पहले। साइन 1 तुमको पता है कितना वैल्यू होती है, जहां पे भी होती है। पर अब इस फंक्शन को अगर आप पीरियोडिक बना भी दोगे, ऐसे फंक्शन को आप पीरियोडिक बना भी दोगे, तो भी इसकी फोरियर सीरीज हम नहीं निकाल पाएंगे, इसकी फोरियर सीरीज हम नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये सेकंड कंडीशन है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा क्या होना चाहिए? फाइनाइट। और थर्ड कंडीशन होती है कि जो एफ ऑफ टी है हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लास्ट कंडीशन है कि एफ ऑफ टी के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। लाइक आपको पता है स्क्वायर पल्स का आपने निकाला है, स्क्वायर पल्स के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है एक टाइम पीरियड के अंदर, वो कितनी बार है सर? 2 टाइम्स। जीरो, मतलब 2 टाइम्स इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है। आपको पता है कि एक टाइम पीरियड में अगर फाइनाइट नंबर पे डिसकंटिन्यूटी है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है एक टाइम पीरियड में, फिर वापस रिपीट करता है सेम, लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी है वो इनफाइनाइट आ रही है। आपको पता है ये डिसकंटिन्यूटी है, ये जो है वो डिसकंटिन्यूटी जंप जो ले रहा है ये डिसकंटिन्यू फंक्शन है यहाँ पे। तो ऐसे में अगर इनफाइनाइट टाइम एक टाइम पीरियड में डिसकंटिन्यूटी है, तो वो भी फोरियर सीरीज में एक्सप्रेसेबल नहीं है। तो कहानी ये है कि ये है फोरियर सीरीज के अंदर एक्सप्रेसेबल होने की डिरिचलेट कंडीशन। फोरियर सीरीज एक्सप्रेसेबल है या नहीं, उसकी डिरिचलेट कंडीशन। यही कंडीशन अब आगे काम में आती है, यही कंडीशन अब आगे हर जगह काम में आती है। तो अब क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म किससे बनाया आपने? प्रूव किया था अभी, ड्राइव किया था अपन ने, फोरियर सीरीज से बनाया है इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो इसका मतलब जो कंडीशन है, स्पेशली सबसे फेमस कंडीशन तो यही होती है, सबसे फेमस कंडीशन ये होती है। तो ये कंडीशन को मैं अब आगे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखना मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। इसलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बी एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट करने के लिए मोड ऑफ सी एन लेस देन इन्फिनिटी का मतलब होता है जो वहां पर सी एन था वो यहाँ पर अब कौन बन जाता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ जे ओमेगा। तो ये एफ ऑफ जे ओमेगा कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। और अच्छे से बोलूं, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट मोड ऑफ एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, कभी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। अब सिंस हम ये भी जानते हैं कि सर मोड ए डॉट बी हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मोड ए इंटू मोड बी,
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर कि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ टी इंटू मोड ऑफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी कभी इंफिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। इसकी वैल्यू तो वन होती है। इसका मतलब फाइनली माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ टी डी टी कभी इंफिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। ये है मेन कंडीशन फोरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस के लिए। और आपको पता है ये कंडीशन तो आपने पहले भी देखी हुई है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एनर्जी फंक्शन। ये कंडीशन कब लगती है, एनर्जी फंक्शन होगा तो। स्टेबल सिस्टम में आपको मैंने बताई थी, स्टेबल एलटीए सिस्टम जब मैं आपको सिखा रहा था तो वहां पर इम्पल्स रेस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल लिया था मैंने साइन ओमेगा नॉट टी यू टी। वो इंटीग्रेबल तो है पर वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब कि उसका मोड का इंटीग्रेशन तो इन्फाइनाइट बन जाता है। हालांकि साइन टी का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट नहीं बनता, पर मोड ऑफ साइन टी का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट बन जाता है। तो आप जानते हैं कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल की कंडीशन क्या होती है, और वही फोरियर ट्रांसफॉर्म में लगती है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फंक्शन एनर्जी फंक्शन होना चाहिए, वो आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये कंडीशंस कहाँ से आई थी, डिरिचलेट कंडीशन से, जो कि फोरियर सीरीज से चलती हुई आ रही थी। तो अब इन समरी अपन ने क्या चीज सीख ली, हमने डेरिवेशन सीखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, हमने डेरिवेशन सीख लिया है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और साथ साथ हमने ये भी सीख लिया कि इसका एग्जिस्टेंस कहाँ होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो वापस याद दिलाता हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि टाइम डोमेन के फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसका जो फॉर्मूला है वो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। जो फॉर्मूला होता है ना एफ ऑफ ओमेगा का, वो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दे देता हूँ, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ओमेगा ए की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद डन कर दें। डन। गुड। उसके बाद ये डिरिचलेट कंडीशन भी एक बार डन कर दें। श्रेया है क्या यहाँ पे? और अब फाइनल कंडीशन पूरे ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बात को मैं यहाँ ले जाता हूँ। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट लें। अब ले लीजिए। आप में से जो लोग इस बार नहीं आ पाए थे गूगल मीट पे, उनको बहुत नुकसान हुआ होगा। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ भी चीज पूछते हैं उसको मैं अपने आईपैड पे समझाता हूँ, और उसके थ्रू आप सब कुछ समझ जाते हैं। जिन्होंने गूगल मीट पे क्लास ली थी वो बताएं कि आपको मजा आया था गूगल मीट पे। गूगल मीट पे मजा आया था या नहीं आया था? आया था ना? तो इसलिए गूगल मीट पे क्लास हम और ले लेते हैं। आपकी शायद कॉलेज आज लास्ट था शायद मंडे को, है ना? तो वेडनेसडे या थर्सडे को हम वापस गूगल मीट पे क्लास लेंगे, एंड लंबी बात करेंगे वहां पे गूगल मीट के अंदर। आप पूछते जाइए वन बाय वन थिंग, मैं उसको आईपैड पे आपको शो करता रहूंगा। स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे, आप अपने हर डाउट को पूछ सकते हैं वहां पे। एंड ये बहुत बेस्ट तरीका लग रहा है मुझे। बहुत सारे जो बच्चे जो छोटे छोटे डाउट पूछते हैं उन्होंने कहा कि सर ये तो बेस्ट तरीका है, इतना अच्छे से रूबरू हो रहे हैं हम आपसे।
फिलहाल तो ये आपका हो चुका है। नाउ आप देखिए, अब कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, वो पॉइंट्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ओनली फॉर एनर्जी सिग्नल। जो हमने पहली चीज सीखी है वो क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है, एनर्जी सिग्नल के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म सीएन से बना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म सीएन से बना है, तो जो सीएन में कंडीशन देखी थी अपन ने लास्ट टाइम फोरियर सीरीज के अंदर, वही कंडीशन अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होगा। एक और चीज, मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को बहुत सी बार एफ ऑफ जे ओमेगा लिखता हूँ, बहुत सी बार एफ ऑफ ओमेगा लिखता हूँ, दोनों एक ही चीज है। फंक्शन जे ओमेगा का हो या ओमेगा का हो, क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल तो ओमेगा ही है। अब जे साथ में कांस्टेंट है वो, अब साथ में है तो ठीक है, इसको रखो चाहे ना रखो। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये एफ ऑफ टी में अगर फंक्शन रियल एंड इवन है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल एंड इवन होना चाहिए। एफ ऑफ टी में रियल एंड ओड है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इमेजिनरी एंड ओड होना चाहिए। एफ ऑफ टी अगर इमेजिनरी एंड इवन है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इमेजिनरी एंड इवन होना चाहिए। और फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर इमेजिनरी एंड ओड है तो फोरियर, सॉरी, एफ ऑफ टी अगर इमेजिनरी एंड ओड है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका रियल एंड ओड होना चाहिए। क्लियर? नो, साथ ही साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का पर्टिकुलर फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब दो अलग अलग फंक्शन का सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इसके उल्टा भी सही है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी डोमेन के फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंगल ही होगा। मतलब किसी एक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, किसी एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का दो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दो फंक्शन नहीं हो सकते, दो एफ ऑफ टी नहीं हो सकते। तो बात समझ में आ रही है? तो सर ऐसा तो होता ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो होना ही चाहिए। एक अलग एफ टी है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग आएगा। टाइम डोमेन में फंक्शन अलग है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी अलग होना चाहिए। नहीं, जैसे नहीं होता है लाप्लास, लाप्लास में नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, लाप्लास में अगर आप जानते नहीं तो बताता हूँ। यूटी का लाप्लास भी वन बाई एस होता है, और माइनस यू माइनस टी का लाप्लास भी वन बाई एस होता है। दोनों का लाप्लास वन बाई एस होता है। ये चीजें आप सीखेंगे अगर आप डीप में जाके पढ़ते हैं तो। यूटी और यू माइनस यू माइनस टी दोनों का लाप्लास सेम होता है, दोनों का लाप्लास सेम होता है। हालांकि फिर सर यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फिर? वन बाई एस का इनवर्स लाप्लास लेना है तो मैं क्या बोलूंगा, यूटी बोलूंगा या माइनस यू माइनस टी बोलूंगा? तो यहाँ पर एक और नया चीज आती है, आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जब आरओसी साथ में रहते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद आरओसी अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आरओसी भी शामिल कर देते हो तो फिर तो हर फंक्शन का लाप्लास और आरओसी दोनों को मिलाकर जो आंसर आएगा वो तो अलग ही होगा। इन दोनों का वन बाई एस सेम है पर दोनों की आरओसी अलग है, तो यूनिक प्रॉपर्टी तब बन जाती है, इसलिए वहां पर आरओसी बोलना पड़ता है। पर यहाँ पर फिलहाल केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म ही अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब फिर से वही कहानी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें लास्ट, उसके बाद हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, फोरियर ट्रांसफॉर्म को। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम करने वाले क्या हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप। डन? ओके। नाउ अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल चुका होगा, फॉर्मूला आप अपने साइड में लिख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से साइड में लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी निकालने हैं आपको, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना, एफ ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। एक बार पहला एग्जाम्पल करके देखिए आप। फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, एक बार ट्राई करिए आप।
अब बड़े ध्यान से देखिएगा, e की पावर माइनस ए टी यू टी, ये कुछ ऐसा फंक्शन होता है, e की पावर माइनस ए टी यू टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a+j ओमेगा। यही सीखा है आपने भी, e की पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/a+j ओमेगा। ना अब बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर, सिंस एफ टी इज रियल, एफ टी इज रियल, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एफ टी इक्वल्स टू एफ स्टार टी रहा होगा। एफ टी अगर रियल फंक्शन होता है तो एफ टी इक्वल टू एफ स्टार टी देता है, ये हम जानते हैं, बेसिक मैथ्स, ये तो बेसिक मैथ्स है। इसलिए अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा एंड एफ स्टार टी का होगा एफ स्टार माइनस ओमेगा। कैसे लिख दिया सर आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? ये वैसे प्रॉपर्टी में हम आगे पढ़ेंगे, पर क्योंकि हमको पता है सीएन में भी ऐसा ही था, एफ टी का अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सीएन था तो एफ स्टार टी का हमने देखा था सी स्टार माइनस का एन था। ऐसे यहाँ पे भी एफ स्टार माइनस का ओमेगा है, जो सी एन था वही फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा बन रहा है। अभी डेरिवेशन क्या था अपन ने, सी एन से ही एफ ओमेगा आया था, इसका मतलब ये इसको फॉलो कर रहा होगा। देखते हैं, ये आपका था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा। लेट्स सी, एफ स्टार माइनस ओमेगा कितना आ रहा है? तो सर एफ स्टार, पहले तो एफ स्टार कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है जे को माइनस जे से रिप्लेस कर देना, ये कर दिया। एंड अब अगर हम माइनस ओमेगा भी लगा दें, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दें, तो ये वापस वही बन जाएगा एफ ओमेगा, ये वापस वही बन जाएगा एफ ओमेगा, जो कि प्रूव हो रहा है। वन मोर थिंग, सिंस एफ टी, हाँ, एफ जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, वो आया है कुछ 1/a+j ओमेगा, कुछ ऐसा है। तो आपको पता होगा कि मैं इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ हमेशा, ऐसे नहीं ब्रेक करते हैं हम, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसको हम इसके हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये न्यूमरेटर में a-j ओमेगा रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर इट कन्वर्ट्स इन a² + ω², which means I can break this function in real part and imaginary part। और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, ये रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो ध्यान से देखना, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो रियल पार्ट है वो है a/a² + ω², विच इज एन इवन फंक्शन। क्या है ये? इवन फंक्शन। कैसे? सर ओमेगा स्क्वायर का फंक्शन है, एफ ऑफ ओमेगा एफ ऑफ माइनस ओमेगा दोनों सेम आएगा, माइनस ओमेगा लोगे तो भी सेम ही आएगा, तो ये इवन फंक्शन है। जबकि अगर ये ओमेगा होता तो आपको ऑड फंक्शन मिलता है। आप छोटी मोटी चीज जानते हैं क्या? जो फंक्शन है एफ टी इक्वल्स टू टी, टी क्यूब, टी⁵, ये सारे सारे ऑड फंक्शन है। 1/t वगैरह भी करोगे तो भी वही चीज आएगा। और फंक्शन जो टी², टी⁴, टी⁶ इवन पावर के साथ है, वो इवन फंक्शन है। तो अगर मैं बात करूं अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ओमेगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ओमेगा आ रहा है -ω/a² + ω², विच इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों? ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट तो इवन है, ओमेगा वाला पार्ट ऑड है, एंड ऑड इंटू इवन ऑड होता है। हमेशा मैंने आपको लिखवाया था ये भी कि इवन इंटू इवन फंक्शन, दो फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इवन आता है, इवन इंटू ऑड ऑड आता है, ऑड इंटू इवन भी ऑड आता है, एंड ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन होता है। फंक्शंस में ये हमेशा होता है।
तो यानी ये ओड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। अब अगर आपको याद है तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट अगर इवन फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट ओड फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन कॉन्जुगेट फंक्शन। इवन कॉन्जुगेट फंक्शन, इवन कॉन्जुगेट फंक्शन या फिर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन। फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन मतलब कंक्लूजन ये बोल सकता हूं कि इफ एफ टी इज रियल, इफ एफ टी इज रियल देन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इवन कॉन्जुगेट। अब एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर कोई फंक्शन इवन कॉन्जुगेट है तो हम उसको उसके मैग्नीट्यूड और फेज में अलग अलग कर सकते हैं। उसको हम उसके मैग्नीट्यूड और फेज में अलग अलग कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जब मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई की पावर जे एंगल एफ ओमेगा। थोड़ी सी अलग से मैथ्स देख लेते हैं एक बार, साइड में मैथ्स ले लेता हूं मैं, बेसिक मैथ्स। कितनी जानते हैं आप? कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोल देता हूं मैं तो, जेड है कोई ए प्लस आयोटा बी, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये कहलाता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसमें अगर आप इसको लिख रहे हैं तो क्या कहलाता है ये? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये जो आपने लिखा है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब अगर आपने इसको मोड ऑफ जेड एंगल ऑफ जेड में लिखा है तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म। यहाँ पे हमको पता है मोड ऑफ जेड क्या है? मोड ऑफ जेड क्या है? मोड ऑफ जेड है सर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमें पता है एंगल ऑफ जेड क्या है? क्या है? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये पोलर फॉर्म कहलाता है। और साथ ही साथ इसी को हम बोलते हैं, अगर मोड ऑफ जेड ई की पावर जे एंगल ऑफ जेड बोल देते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीनों एक ही जेड वेरिएबल को लिखने के तरीके हैं। लाइक अगर आप मुझसे बोलते हैं 3 एंगल 45 डिग्री, तो ये क्या है? पोलर फॉर्म। अब ये मैं 3 e⁻j⁴ डिग्री भी लिख सकता हूँ इसको। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा 3 cos 45 डिग्री। बिल्कुल 11th 12th सिखा रहा हूँ मैं आपको। j3 sin 45 डिग्री। 3 cos 45 डिग्री मतलब 3/√2 एंड प्लस जे 3/√2। ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिख दिया आपने आंसर को? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। सब एक ही चीज है, ये सब के सब एक ही चीज है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज है। आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आती है आपको? ये मैथ्स बेसिक क्लियर है क्या आपको? क्लियर है? तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं कुछ एग्जांपल और लूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
You child has
नाउ देखिए, फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जैसा याद कर रखा है अब तक उन्होंने अपने कॉलेज में, वैसे ही निकाल भी देते हैं, 1/j ओमेगा। जी हाँ, बहुत से लोगों को पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी का होता है 1/j ओमेगा। लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन आया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम निकाल रहे हैं यूटी का, वो निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूटी तो अपने आप में एक पावर सिग्नल है। फिर 1/j ओमेगा कैसे निकल गया? और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग जानते हैं। द फेमस फैकल्टी जो टीचिंग कर रहे हैं, काफी टाइम से टीचिंग की लाइन के अंदर है, उनको भी नहीं आइडिया, वो भी नहीं जानते हैं, ट्रस्ट मी। एंड ये जब इंटरव्यूज में, यूपीएससी के इंटरव्यूज में ये सब फेस करते हैं, तब इन गहराइयों को बारे में पता चलता है, जब उसको पढ़ाई करते हैं। मैं आपको आता हूँ फिर से कि ऑफ कोर्स इसका फोरियर
इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स